Hello everyone, I am Devansh and welcome to my YouTube channel, The Historical Hermit. So today we are going to study the Regulating Act of 1773. ठीक है, तो आज हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में आज थोड़ा हम जान लें। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी प्रोविजंस एंड देन इसके देखेंगे इम्पैक्ट कि इसके इम्पैक्ट क्या रहे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंडियंस के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या रहे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। सो बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्टार्टिंग करें हम 1600 से। एज वी नो दैट in 1600 the English East India Company came to India for trade. Came to India for trade. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए आती है। फिर उसके बाद जो इंपोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है 1757, ठीक है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब 1600 से 1757 के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या था कि जब अंग्रेज भारत आए, ठीक है, तब मुगल एम्पायर था। बट आफ्टर 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तो उस टाइम पे जब 1707 के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, वो छोटे छोटे देशी रियासतों में डिवाइड हो रहा था, बट रहा था, ठीक है। द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, द इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स हैपेंड इन इंडिया। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम देखें, ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट जो ये पार्ट है, इसमें सिख एम्पायर, ठीक है, इधर था सिख एम्पायर, इधर सिक्स थे, ठीक है। वहीं अगर हम सेंट्रल इसमें देखें तो यहाँ मराठा एम्पायर अपने उस पे था, मराठा एम्पायर का राइज हो रहा था, ठीक है। और वहीं दिल्ली जो मुगल एम्पायर था, वो दिल्ली जैसे दिल्ली के इलाके में सिमट के रह गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अवध, फिर बंगाल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें जो निजाम जो थे उसने उन्होंने हैदराबाद को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट कर दिया था। एंड यहाँ पे राजस्थान में छोटे छोटे क्लैन में जो राजपूत थे वो राजस्थान में छोटे छोटे क्लैन में बटे हुए थे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन थे इंडिया की इस टाइम पीरियड के बीच में। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी जब इंडिया जब छोटे छोटे एक स्टेट्स में डिवाइड हो रखा था, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी एंड उन्होंने उसको ग्रैब करने का देखा कि चलो अब हम एक जो ट्रेड एक कंपनी है उसको हम एक पॉलिटिकल बॉडी बनाने की तरफ देखें। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी में, जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का। एंड इसको यहाँ से मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग भी होती है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द बंगाल, द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद होता है 1764, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड थ्री मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, तीन बड़ी ताकतों को हरा देती है। इसमें कौन होता है, दिल्ली, ये एक बड़ी ताकत तो नहीं थी लेकिन इसका नाम बहुत था, दिल्ली मुगल एम्पायर, ठीक है। पर नाम की रह गई थी क्योंकि ये दिल्ली के जैसे छोटे इलाके में सिमट कर रह गई थी। दिल्ली, फिर अवध, दिल्ली, अवध एंड बंगाल, ठीक है।
इन ये तीनों राज्यों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे इस बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, जहां दिल्ली से लड़ रहे थे शाह आलम सेकंड, अवध से थे शुजाउद्दौला, एंड वही बंगाल से थे मीर कासिम। ठीक है, ये तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि संधि में इस संधि में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो जब ये ट्रीटी होती है इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम सेकंड, जो मुगल एम्पायर, जो मुगल शासक होते हैं, उनसे ट्रीटी करती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। दीवानी राइट्स मतलब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट होते हैं ना, तो वो मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। ठीक है, एंड ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो स्टार्ट कर देती है इंटरफेयर करना इंडियन अफेयर्स में। ठीक है, सो यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है रेगुलेटिंग एक्ट के आने की। ठीक है, यहाँ से तो पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आगे फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ 1765 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक पॉलिसी। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसको हिंदी में द्वैत शासन भी बोलते हैं। ठीक है, a dual system of governance which is started by or introduced by Robert Clive, the governor of Bengal in 1765। ठीक है, ट्रीटी मिलने के बाद ही, और ट्रीटी होने के बाद ही, और दीवानी मिलने के बाद ही 1765 में बंगाल में ये सिस्टम लागू कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला निजामत, पहला दीवानी। ठीक है, दीवानी एंड निजामत, इनमें बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड कर दिया जाता है। अब दीवानी क्या होती है, व्हाट इज दीवानी एंड निजामत। ठीक है, तो दीवानी में जैसा कि आपको बताया मैंने कि द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। ठीक है, दीवानी का मतलब राइट्स टू कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वही निजामत में क्या था, निजामत में था सिविल, क्रिमिनल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दीवानी में था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट, एंड निजामत में था द राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डूइंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल, क्रिमिनल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट था। ठीक है, तो अब ये दीवानी किसके पास थी, ये दीवानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
ठीक है। वहीं जो निजामत किसके पास थी, निजामत थी आ, बंगाल के नवाब के पास। ठीक है। तो निजामत निजामत थी नवाब ऑफ बंगाल। अब इससे क्या हुआ, जो अब इससे क्या हुआ पता है, जब दीवानी का मतलब होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट, ठीक है। और ये राइट किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो कलेक्ट कर रहे थे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। वहीं जो निजाम मतलब नवाब थे, उनके पास ये वाली पावर तो थी नहीं, उनके पास क्या था, आ, वो देख रहे थे हमारे सिविल, ठीक है, लोगों के मतलब अपने जो प्रजा को देख रहे थे, ठीक है। क्रिमिनल जो उनके पास आते थे, क्रिमिनल केसेस वगैरह, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनके पास बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी अथॉरिटी। तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अथॉरिटी, हैड अथॉरिटी बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बेसिकली नवाब, नवाब हैड नो अथॉरिटी बट हैड ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नवाब के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, बट उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके पास अथॉरिटी तो थी, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब इससे क्या हुआ, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, अफसर थे, वो बहुत सारी मात्रा में किसानों से टैक्स कलेक्ट करने लग गए, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं था प्रजा से, ठीक है। उनको बस टैक्स कलेक्ट करने से मतलब था, ठीक है। तो वो किसानों को भाई साहब शोषण करने लगे, उनसे खूब सारे टैक्स वसूलने लग गए, उनसे बहुत सारे कर, बहुत ज्यादा कर लेने लग गए। इससे क्या हुआ, तो इससे किसानों की हालत खराब हो गई, ठीक है। एंड वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टैक्स का बहुत ही कम परसेंट देते थे, एंड सारा जो टैक्स था वो अपने पास रख लेते थे। ठीक है, मान लो 100% कलेक्ट किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20% दे दिया और 80% अपने पास रख लिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पास रेवेन्यू कम आ रहा, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे भाई वो फ्लरिश करने लग गए, ठीक है। तो भाई ब्रिटेन से भाई ऑफिशियल्स आ रहे हैं एंड वो कमा कमा के ले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत धन दौलत कमा रहे हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ हालत खराब होती जा रही है, वो बैंकरप्ट होती जा रही है, दिवालिया होती जा रही है, ठीक है। एंड जो किसानों की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि उनसे भाई टैक्स भारी मात्रा में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, किसान अपनी जमीन छोड़ के भागने लग गए, ठीक है, क्योंकि भाई उनके पास पैसे इतने भाई नहीं है उनके पास कर, ठीक है। उनको देखने सुनने वाला निजाम है भाई, तो जो नवाब है अब वो क्या करें, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या है, किसान अपनी जमीन छोड़ के भागने लग गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इस चीज से 1770 में बहुत बड़ी फेमाइन, भुखमरी पड़ती है बंगाल में, जिसमें लगभग 1 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। सो ये हमें कौन बताती है, वॉरेन हेस्टिंग हमें बताते हैं कि बंगाल में 1770 में बहुत भयानक भुखमरी पड़ी थी, बहुत बड़ी एक फेमाइन पड़ी थी, जिसमें काफी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इससे क्या होता है कि अब कंपनी की हालत जो थी वो खराब थी, अब कंपनी दिवालिया हो रही थी, बैंकरप्ट हो रही थी। तो अब 1772 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भाई जाती है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड की बैंक के पास, एंड वहां से 1 मिलियन यूरो का कर मांगती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब भाई अब ये बात पता पता चली ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि उन्होंने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हालत खराब है भाई कि हमसे लोन लोन लेने मतलब कर नहीं, सॉरी, लोन मांगती है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांगती है इंग्लैंड से, और ये बात पता बैंक ऑफ इंग्लैंड से, अब ये बात पता चलती है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो जब उन्होंने देखा कि यार इतनी हालत खराब है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो कुछ सोचिए, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि इंडिया था
वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटेन के लिए। तो वो ऐसे इंडिया को तो अपने यहाँ से जाने नहीं देते। तो वहां पे फिर उन्होंने इंटरफियर करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी करना शुरू की, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत भी थी, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत खराब हुई थी। तो वहीं पे आता है, वहीं पे 1773 में, 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। ठीक है, जो जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करे। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक पास कर दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये यहां से ये बैकग्राउंड है रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, तो अभी ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब एक चीज और देख लो। जब 1772 में जो गवर्नर थे, जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आते हैं बंगाल के, तो वो जब ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखते हैं, ठीक है, एंड जो इस चीज से जो होते हुए करप्शन एंड जो करप्शन हो रहा था, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंकरप्ट की तरफ बढ़ रही थी, तो उन्होंने ये जो सिस्टम था डुअल गवर्नेंस जो था, जो बंगाल में चल रहा था, उसको एबोलिश कर दिया। ठीक है, सो ये पॉइंट एक नोट कर लो दैट इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग abolished the dual system of governance, abolished the dual ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, जो निजामत जो निजामत थी, जो निजामत की जो पावर थी, जो नवाब के पास थी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो जैसे कि हमें पता था दीवानी थी। ठीक है, दीवानी थी एंड निजामत थी। तो जो निजामत की पावर थी वो नवाब के पास थी, तो जो वो निजामत की जो पावर थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो सुप्रीम पावर हो गई बंगाल में। उसके पास दीवानी के राइट्स भी थे, मतलब उसके पास अथॉरिटी भी थी, एंड उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड जो बंगाल के जो नवाब थे उनको एक पेंशन, मतलब सालाना लाइक 56 लाख रुपीज सालाना पेंशन देने लग गए, क्योंकि उनको लॉस हुआ था, उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो उनसे छीन ली गई थी। तो उनका लॉस हुआ था, उनको 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपीज सालाना, ठीक है, ईयरली उनको पेंशन दी जाने लगी। तो यहाँ पे डुअल गवर्नेंस जो सिस्टम था वो बंगाल में एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, सो नाउ वी कैन से द वो हम देखते हैं उसके प्रोविजंस, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के बारे में देखते हैं अब। प्रोविजंस, ठीक है, सो सबसे पहला प्रोविजन क्या था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको चेंज कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, सो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे कि हम देखते हैं 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आए। So he was the last governor of Bengal and he was the first governor general of Bengal. ठीक है, so Warren Hastings
Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. First Governor General of Bengal. ठीक है। देन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके साथ एक 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई। ठीक है। सो 4 मेंबर्स काउंसिल was created or was established to assist governor to assist गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। ठीक है। मतलब अब ये जो 4 मेंबर्स की जो काउंसिल थी ना, वो मेजोरिटी डिसीजन पे, मतलब डिसीजन जो होते हैं जो मेजोरिटी में आते थे उनको वो डिसाइड किए जाते थे। ठीक है। एंड जो गवर्नर जनरल था वो किसी की भी पावर को मतलब वीटो नहीं कर सकता था, उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। ठीक है। गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। ठीक है। एंड ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल थी, ये जो है वो ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करता है। ठीक है। ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल थी ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो चुने जाते थे मेंबर्स। ठीक है। तो ये भी नोट कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ काउंसिल was elected by ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। नोट दिस। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन। ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसको और सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या था कि इधर 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है। तो तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो इसमें क्या किया कि जो दोनों जो मद्रास एंड बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। सॉरी, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर। ठीक है। तो ये नोट करते हैं, द प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास were subordinated under Bengal presidency. In the matter of war, peace and negotiation. ठीक है। मतलब बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। एंड मतलब क्या था कि बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे इन द मैटर ऑफ वॉर,
पीस एंड नेगोशिएशन, मतलब उनको बंगाल का मतलब जो गवर्नर जनरल था उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मतलब वो किसी भी जो देसी रियासत है, ठीक है, इंडियन स्टेट है, उनके संग कोई भी वॉर नहीं कर सकता बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के, ठीक है। उनसे कोई भी पीस ट्रीटी नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के उनसे नेगोशिएशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये दोनों प्रेसिडेंसी किसी भी, ये तीनों चीज में से कोई भी चीज नहीं कर सकती विदाउट द डिसीजन, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कहाँ पे था, जो बंगाल में था, ठीक है। तो ये चीज कर दी गई थी। एंड ठीक है, तो ये था जो, चलो अभी अब तीसरा क्या था, व्हाट इज द थर्ड प्रोविजन। अब एक चीज और की गई थी, ठीक है। 1772 में वो सॉरी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें जो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात कही गई, ठीक है, जो 1774 में जाके इन 1774 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाज established in the Fort William, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम, जो कहाँ था, बंगाल में, ठीक है। जो एंड क्या कहते हैं, एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे was the chief judge, ठीक है। एलिजा इम्फे जो थे वो चीफ जज थे ये सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। एंड इनके साथ तीन और जज को मतलब भेजा गया था, मतलब एक चीफ जज एंड इनके साथ तीन जज को और भेजा गया था, ठीक है। एंड जो ये सुप्रीम कोर्ट था, ये जो है ब्रिटिश अफेयर्स को या ब्रिटिश मैटर्स को डील करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। सो ये प्रोविजन था, ये नोट कीजिए। व्हाट इज द फोर्थ प्रोविजन। सो इसमें क्या था, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर बैंड फ्रॉम एंगेजिंग एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया था, क्योंकि यही तो चल रहा था यार, वो प्राइवेट ट्रेड करते मतलब पैसे कमाते थे, ठीक है। एंड क्योंकि इससे ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल से वो प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिट कर रहा है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो इस चीज को नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने प्राइवेट ट्रेड को मना कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था। सो क्या था, कंपनी ऑफिशियल्स वर बैंड फ्रॉम एंगेजिंग any type of private trade इन इंडिया, ठीक है। एंड क्या था, दूसरी चीज क्या की, दे वर ऑल्सो प्रोहिबिटेड, they were also prohibited from accepting
एनी accepting any any gifts and bribery, or say bribe, not bribery, bribes from लोकल रूलर्स। मतलब इस प्रोविजन से उन्होंने जो करप्शन चल रहा था, जो 1772 से पहले जो काफी मात्रा में चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने वो करप्शन रोकने के लिए ये प्रोविजन दिया कि पहला तो ये कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड इंडिया में नहीं कर सकते, एंड दूसरा जो कंपनी ऑफिशियल वो किसी भी तरीके का गिफ्ट और किसी भी तरीके की रिश्वत, ठीक है, लोकल रूलर से नहीं ले सकते या किसी भी इंडियन पीपल से नहीं ले सकते, ठीक है। किसको रोकने के लिए? करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया। एंड जो अभी नेक्स्ट प्रोविजन जो था, ठीक है, वो ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिस था, ठीक है, जो रेगुलेट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स को इंडिया में, ठीक है। सो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी had to report their uh, revenue, military, revenue, military, and civil activities who British government। इससे क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको रिपोर्ट, मतलब वो रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल एक्टिविटी जो भी इंडिया में हो रही थी, ठीक है, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल एक्टिविटीज इन इंडिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अच्छे से रेगुलेट कर सके इंडियन अफेयर्स को, ठीक है। सो ये मतलब ये था कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था वो अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, एंड वहां से इसने इस रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत कर दी थी, ठीक है। बट इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ फ्लॉज फ्लॉज भी थे, कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है, कुछ नहीं, काफी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये काफी जल्दी में एक डिसीजन लिया गया था, ठीक है। सो इसमें काफी लिमिटेशन थी, तो वो हम लिमिटेशन अभी देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो अभी हमने प्रोविजंस देख लिए, अब हम देखते हैं उसके लिमिटेशन क्या थे, क्योंकि इस एक्ट में काफी लिमिटेशन थे, क्योंकि बहुत जल्दी में एक पास किया गया था, ठीक है, तो इसमें लिमिटेशन काफी थे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन क्या था इसका, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ठीक है। क्योंकि गवर्नर जनरल के पास, जैसे कि मैं बता, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, ठीक है। सो क्या था कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता, तो
मेजोरिटी के ऊपर डिसीजन लिया जाता, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल के जो डिसीजन को ना वो ओवर रूल्ड कर दिया जाता था काउंसिल्स मेंबर्स द्वारा, ठीक है। सो इससे क्या था कि जो प्रोसेस जो भी वर्क होना था, जो टाइम पे होना था, वो डिले हो जाता था, क्योंकि भाई किसी की सहमति नहीं है, ठीक है, डेडलॉक हो जा रहा है। तो कोई भी पावर, क्योंकि आ, जो गवर्नर जनरल के पास वीटो नहीं थी, तो उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब ठीक है। तो इसमें मतलब कन्फ्लिक्ट होता था गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल के बीच में, ठीक है। क्या था, गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर, so his decision, oh man, decision was overruled by uh, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ठीक है। सो पहली एक चीज ये थी कि कन्फ्लिक्ट होता रहता था। दूसरी चीज ये थी कि द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट was not well defined। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था वो, मतलब रोल था, वो डिफाइंड नहीं था कि वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल से ब्रिटिश लोगों के लिए के ऊपर ही लागू होता है या इंडियंस के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। सो ये कोई मतलब डिफाइंड नहीं था ढंग से। एंड इससे क्या होता था कि कंफ्यूजन होने लगी लोगों के बीच में। एंड जो जैसे कि हम देखते हैं, जो गवर्नर जनरल के पास थी, गवर्नर जनरल और जो काउंसिल के पास थी सेम पावर्स थी, ठीक है। वो भी उनके पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की पावर थी, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर थी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। एंड जुडिशरी की, सॉरी, एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी की, है ना। एंड वही सेम पावर थी गवर्नर जनरल के पास। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होने लग गया कि भाई अब लोग सोचते थे, जो ऑफिसर्स थे वो सोचते थे कि किसकी बात मानी जाए, कोर्ट की बात मानी जाए या गवर्नर जनरल की बात मानी जाए, काउंसिल की बात मानी जाए। तो इनके बीच में भी थोड़ा कंफ्यूजन होने लग गया, ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट की पावर थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी, सही तरीके से बताई नहीं गई थी कि ये इसकी पावर क्या है, ठीक है, किस चीज के ऊपर ये काम करती है। कोर्ट और काउंसिल में से किसके पास ज्यादा पावर है, किसकी बात मानी जाए, तो ये सही तरीके से वेल डिफाइंड नहीं थी। तो उससे क्या होता था, conflict was begun between uh, the Supreme Court and Council of Members. The third limitation is we control by English or basically British Parliament.
ब्रिटिश। ठीक है। तो क्या था कि जैसे हमने देखा प्रोविजन में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हर इंडियन एक्टिविटीज, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल हो, हर उस एक्टिविटीज को ब्रिटिश पार्लियामेंट को खबर देनी होगी, उसके बारे में बताना होगा। बट उसके लिए ना कोई भी ऑफिशियल या कोई भी बॉडी नहीं बनाई गई थी। ठीक है। तो वो काम उस इफेक्टिवली नहीं किया गया। ठीक है, जैसे उसमें बोला गया था, तो इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल था वो वीक था। वीक था मतलब वीक होने लग गया था, वीक था ही। ठीक है। तो क्या था बेसिकली, नो ऑफिशियल और बॉडी वाज क्रिएटेड। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी वीक था इंडियन अफेयर्स के ऊपर। ठीक है। द फोर्थ लिमिटेशन, फोर्थ लिमिटेशन क्या थी कि करप्शन रोकने के लिए, जो इतना चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पर, एंड प्रोविजन भी ला गया उसके लिए कि कोई भी गिफ्ट या कोई भी रिश्वत नहीं लेगा इंडियन लोकल गवर्नमेंट के से। ठीक है। बट उसके लिए कोई भी एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं लाया गया। ठीक है, मतलब लोग अपना रिश्वत ले रहे थे, कोई भी उसके लिए कोई भी ऑफिसर्स नहीं लगाए गए, कोई भी ऑफिसर्स नहीं बिठाए गए, कोई भी बॉडी नहीं बनाई गई उस चीज को रोकने के लिए, कोई भी एक इफेक्टिव कदम जो है नहीं उठाया गया। तो इससे क्या हुआ कि वो करप्शन चलता रहा। ठीक है। तो करप्शन चल रहा है तो भाई दिक्कत तो होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था इसका। द करप्शन वॉज कंटिन्यूड। ठीक है। उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। नो स्पेशल ऑफिशियल्स वर क्रिएटेड टू स्टॉप करप्शन। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आता है यार, ये जो एक्ट दिया था उसमें इंडियंस के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है। मतलब इंडियंस के, उनके कोई रेस्पेक्ट नहीं की गई इस एक्ट में। ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया, सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों के लिए सोचा गया, इंडियंस के लिए कुछ नहीं सोचा गया। दे डिड नॉट केयर अबाउट द इंडियन कल्चर। दे डिड नॉट केयर अबाउट इंडियन कल्चर, सेंटिमेंट्स। उनको कोई भी मतलब नहीं था इंडियंस से। ठीक है, इंडियन से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें ना इंडियन लॉज से मतलब था, मतलब वो ब्रिटिश लॉज इंडियंस के ऊपर थोप रहे थे। तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा यार, इंडियन लॉज अलग है, ब्रिटिश लॉज अलग है। तो ये चीज हो रही थी, तो ये भी एक लिमिटेशन है। दे डिड नॉट केयर अबाउट इंडियन कल्चर, सेंटिमेंट्स एंड इंडियन लॉज। तो इससे इंडियन लोग, मतलब भाई उनको लगा कि यार हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, ये कैसी गवर्नमेंट है। तो ये भी इस एक्ट का बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है। और इसमें ऐसा कोई खास लिमिटेशन थी नहीं, एंड आ, इस लिमिटेशन जो थी, इनको पूरा करने के लिए या इनको सुधारने के लिए एक्ट लाया गया, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें सारी जो पावर्स थी उनको वेल डिफाइन किया गया। ठीक है, सारे जो कोर्ट की पावर के बारे में बताया, कोर्ट की पावर क्या होगी, गवर्नर जनरल की पावर क्या होगी, ठीक है, काउंसिल्स की पावर क्या होगी, एंड क्या कहते हैं ऑफिशियल, जो करप्शन रोकने के लिए ऑफिशियल्स वगैरह ले जाएंगे। ठीक है।
बॉडी बनाई जाएगी जो इंडियन अफेयर्स के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताए जाए, मतलब सारी बातें बताएं, ठीक है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर हम आगे देखेंगे 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्ट था ये बहुत जल्दी में लाया गया एक्ट था, तो इसमें काफी सारे लिमिटेशन थे, ठीक है। बट यहाँ से शुरुआत हो गई थी, स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट का दखल अंदाजी करने की, ठीक है, इंटरफियर करने की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। एंड वो आगे चल के हम देखते हैं जो आगे की 1784 का एक्ट आता है, ठीक है, फिर जो चार्टर एक्ट आते हैं, फिर काउंसिल एक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये आगे फिर बढ़ता जाता है। फिर 1857 में जब रिवोल्ट होता है, तो उसमें ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है या ब्रिटिश क्राउन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा हटा देता है ना। तो वो यहाँ से शुरुआत होती है उस चीज की, रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो काफी इसमें लिमिटेशंस थी। सो ये था एक्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अ, अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। सो यही था, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।